हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 1 अगस्त के 2025 के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को, कल मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों को, जिसका जवाब मुझे मिला है और आंसर किया नव्या त्रिषा ने। ठीक है। और क्वेश्चन आपका क्या था कि जालियांवाला बाग में जो 2 आपको इम्पोर्टेंट लीडर थे जिनको अरेस्ट किया गया था और उसके खिलाफ जो आपको मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में जो 2 मास लीडर थे उनका नाम क्या था? एक तो मैंने आपको बता दिया था सैफुद्दीन किचलू, दूसरे का नाम क्या था आपका? सत्यवाल। ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना, कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और 13 अप्रैल को होता है आपका जालियांवाला बाग 1919 को। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल आप जो उधम सिंह जी है उनका क्या था आपका डेथ एनिवर्सरी था। तो इसी को लेकर आपको क्वेश्चन था वहां पे, तो इसका आंसर मुझे मिला। तो इस तरह से अगर आप लोग आंसर करोगे तो इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रामसर साइट को लेकर पूछा हुआ था कि जो रामसर कन्वेंशन है जो कि आपको आया कब था? 1971 में। और उसको फोर्स में कब लाया गया था? 1975 में। बट इंडिया ने उसको कब रेटिफाई किया था? तो इंडिया ने 1982 में किया था, जो कि आंसर किसने दिया आपको? एस्पिरेंट टीसीएस ने दिया। ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लोग करोगे तो इससे आपका फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है वो आपका है आत्मनिर्भर डिफेंस को लेके। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आपको जो है वो डेटा रिलीज किया गया किस चीज को लेके कि एक ही जो 203 है, ठीक है, असॉल्ट राइफल 203 है, जो कि बनाने की बात हो रही है। तो इसमें कौन से कंट्री के साथ हमने जो है वो कौन से कंट्री के साथ हम सपोर्ट प्रोवाइड लेके और किस तरह से बनाने की कोशिश करें? तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? ये AWEIL और MIL, ठीक है, जो कि रशियन पार्टनर है। और ROE एंड कंसर्न कला कलास निवोकोव, ठीक है, ये आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बट हमें बस ये याद रखना कि अगर आपको पूछा जाए कि AK 203 जो है वो कौन से कंट्री के हेल्प से बन रहा है, तो रसिया और इंडिया दोनों का जॉइंट वेंचर है। और ये बन कहाँ पे रहा है आपको? जो जॉइंट वेंचर फैसिलिटी है कहाँ पे प्रोवाइड किया गया आपको? अमेठी में किया गया, उत्तर प्रदेश में। और इससे पहले अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बताया था, डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बताया था, जो कि 2 स्टेट में बना है। कौन कौन में? TN तमिलनाडु एंड UP उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 2 बना था जिसमें आपको 5 जो है 5 प्लेसेस चूज किया गया तमिलनाडु में, और 6 जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में चूज किया गया। अब इसमें यहाँ पे कुछ इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो लिखा हुआ है, जैसे कि 7.62 इंटू 39 mm कैलिबर का है ये। हाई एक्यूरेसी देगा, लॉन्ग रेंज है, रिलायबल परफॉर्मेंस है, टफ कंडीशन में भी काम करेगा। तो ये सब कुछ डेटा दिया हुआ, बट डेटा नहीं याद रखें, मैं बस ये याद रखना है कि इसका टारगेट कब का है कंप्लीट करने का? आपको 6 लाख राइफल बनाना है, आपको 2030 तक कंप्लीट करना है। मैन्युफैक्चर आपका अमेठी में हो रहा है, ये भी याद रखना आप लोग। अब ये क्योंकि ये जो चल रहा है आपको आत्मनिर्भर भारत डिफेंस प्रोग्राम है, उसके तहत चल रहा है। और ये हमने देख लिया रसिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे आपने स्टैटिक वाली चीजें भी देख लिया, थोड़ा जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। टारगेट भी याद रखना 6 लाख ये 2030 तक। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका, ये आपको कनाडा को लेके है। कनाडा ने क्या किया है? प्लान किया, ठीक है, अभी ऐसा है नहीं कि कमिटमेंट दे नहीं दिया, प्लान किया टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट एट UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन सितंबर में बोला जा रहा है कि ये प्लान कर रहा है कि फिलिस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्निशन देगा। तो फिलिस्तीन का इशू भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है इसका, कहाँ से हिस्टोरिकल जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें अभी क्राइसिस क्या क्या चल रहा है। अगर आप लोगों ने अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो पहले आप लोगों को मैंने बता रखा ऑलरेडी कि फ्रांस ने भी आपको रिकॉग्निशन दे चुका है किसको? फिलिस्तीन को। बट फ्रांस एक पहला कंट्री नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन में जो कि मेंबर है, उन्होंने अराउंड बोला जाता है कि 147 आपके कंट्री हैं, 147 कंट्री जो फिलिस्तीन को क्या करते हैं? रिकॉग्निशन देते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। टोटल आपको यूनाइटेड नेशन में कितने कंट्री हैं? 193 हैं, जिसमें से 147 ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। फिलिस्तीन को अगर उसका जोग्राफी के देखा जाए, जोग्राफिकली देखा जाए, तो कहाँ पे आपको? वेस्ट एशिया में है ये। और ये काफ़ी पुराना सिविलाइजेशन को भी क्या करता है? ये कैटर करता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर आप इवन जो आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था उसका एक्सपेंशन भी इसी एरिया में है। यहाँ पे नाइल रिवर जो है आपका फेमस रिवर, वो भी फ्लो करता है। और इसका हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 6 डे वॉर जो कि कब हुआ था आपको? 1967 में हुआ था। इसके बाद ही इसराइल ने क्या किया था? इसको कैप्चर किया हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ये हिस्ट्री को लेकर न्यूज़ है। अब यहाँ पे जो लिखा है कि
4,500 ईयर ओल्ड हड़प्पन रिमेन्स फाउंड इन द जैसलमेर। तो जैसलमेर में आपको क्या कुछ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से चीज़ें मिली है, तो थोड़ा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी समझ लेते हैं। अगर इसका टाइम पीरियड अगर अप्रॉक्स पूछा जाए कि ओवरऑल पूछा जाए तो ये 3,300 BCE से लेके 1300 BCE तक है। बट अगर इसका इसका 3 फेजेस है, आपको अर्ली फेजेस है, लेटर जो आपको मिड फेजेस है एंड मैच्योर फेजेस है, एक तो क्लाइमेक्स फेज भी आ जाता है। तो मैच्योर फेज में देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड कब का है आपको 2500 टू 1900 BCE तक इसका मैच्योर फेज माना जाता है। बट ओवरऑल ये फेज आप लोग याद रखना। इसके अलावा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत सारा नाम है, चाहे IVC इसको बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, अभी जो न्यू NCERT है इसमें ये नाम यूज़ किया गया है। उसके अलावा इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। बट इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे पहला जो साइट मिला था वो आपको हड़प्पन ही, जो कि आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, आपको पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है ये। ठीक है। अब जो यहाँ पे आसपास जैसलमेर में जो आपका राजस्थान, वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कवर हुआ है। तो इसके अलावा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो पहले तो आप लोग ईयर मुझे बताओगे, और बाय होम, किसने पहला डिस्कवर किया था इसको। डिस्कवर है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन भी दे रखा है आपको, चार्ल्स मैसन और दयाराम साहनी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। फर्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट डिस्कवर्ड जो हुआ था आपको थार डेजर्ट में हुआ था। थार डेजर्ट जो आपको इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे है। रिमेन इंक्लूडेड द रेड चौक पॉटरी, यहाँ पे मिला था, चार्ट प्लेट्स मिले थे, टेराकोट। तो ये सब बहुत फेमस चीज़ें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला हुआ है। अब जो यहाँ पे जो साइट डिस्कवर हुआ जो कि जैसलमेर के आसपास है, वो कहाँ पे आपको राता दिया दी डेरी। ठीक है, ये जगह आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, क्या यहाँ पे मिला कुछ ऐसे, मतलब हिस्टोरिकल इसका रेलेवेंस है, या फिर आपको कोई सिविल वॉर हुआ था तो ये आपको हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। यहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो कुछ चीज़ें प्राप्त हुआ है। और ये कौन से तहसील में आता है, आपको रामगढ़ तहसील में आता है। ये 17 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू द बॉर्डर विलेज जो कि साडेवाल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 17 किलोमीटर दूर है। अब जो डिस्कवरी हुआ है उसमें किनका किनका एफर्ट था, तो दिलीप कुमार है। ठीक है, दिलीप कुमार साहनी है जो कि रिसर्चर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से और इंडियन कल्चर से एट राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और दूसरे आपके हिस्टोरियन कौन है, पार्थ जगानी। तो इन दोनों का नाम भी आप लोग याद रखना, दिलीप कुमार साहनी और पार्थ जगानी। अब यहाँ से कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स आपको मिले हैं, जैसे कि रेड एंड व्हीट कलर्ड पॉटरी मिला है। ठीक है, उसके अलावा इंक्लूडिंग बाउल्स, पिचेस, कप्स, ये सब कुछ बर्तन सब, जैसे ये सब जार्स वगैरह यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, जो कि सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे लोग पहले, बहुत पहले रह रहे थे। हैंडमेड पॉटरी अगेन मिला है यहाँ पे, जो कि डेकोरेटेड है और ज्योमेट्रिक पैटर्न में है। तो ये इसका फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे ब्लेड मिला है जो कि आपको 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच में है, मेड फ्रॉम द चार्ट एंड स्टोन लाइक सोर्सेज फ्रॉम द रोहरी। रोहरी आपका जगह है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, राजस्थान में। और ये भी जगह आपको IVC से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। बैंगल्स भी मिले आपको, चूड़ियाँ वगैरह मिला है जो कि किस चीज़ से बना हुआ है, क्ले और स्पॉन्ज से। ठीक है, सेल। टेराकोटा मिला है आपको जो कि ट्रायंगुलर शेप में, सर्कुलर में, तो शेप इसका अलग अलग है। स्टोन मिल्स भी मिला है आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और ये पूरी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो IVC सिविलाइजेशन आपको था, वो भी किस फेज में, अर्बन अर्बन प्लानिंग के फेज में, मतलब मैच्योर फेज से ये डायरेक्टली कनेक्शन रखता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको मास्की को लेकर। ठीक है, जिसको मस्की बोलते हैं हम लोग। ये है कहाँ पे, आपका कर्नाटका में है। और अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, तो वहाँ पे आप लोगों ने अशोकन, जब अशोका के बारे में जब पढ़ोगे मॉडर्न डायनेस्टी में, तो यहाँ पे मस्की से आपको अशोका का आपको क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, शिलालेख मिलता है। ठीक है, और वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है। यहाँ पे आपको मस्की जो शिलालेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे अशोका का भी नाम मेंशन है। अब यहाँ पे अभी प्रेजेंटली क्या मिला आपको, तो ये जो मस्की है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ को, किस तरफ इशारा कर रहा है कि ये इवन यहाँ पे भी आपको बहुत पुराने टाइम से सेटलमेंट है। यहाँ पे 11th टू 14th सेंचुरी तो आपके यहाँ पे सेटलमेंट था ये। इवन जो मौर्यन टाइम पीरियड में भी, और मौर्यन टाइम पीरियड से पहले भी इसका यहाँ पे हैबिटेशन हो सकता है लोगों का, ऐसा माना जा रहा है। इवन जो कादम्बी हाईलाइट करते हैं, जो कि रिसर्चर, उन्होंने बोला कि आर्टिफैक्ट्स कौन कौन सा डिस्कवर है यहाँ पे, जैसे कि जो कि इस डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा है किस चीज़ को आपको, कि अंडरस्टैंडिंग द साउथ इंडियन सिविलाइजेशन। साउथ इंडियन सिविलाइजेशन को अगर बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है तो हमें मस्की का जो भी उसका पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको और अच्छे से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली है, जैसे
क्ले पॉट मिला है, टूल्स मिला है, कुकिंग यूटेंसिल मिला, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट मिला है। अब ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी की तरफ सिग्निफाई करे किस तरह बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से लोग पहले रह रहे होंगे, और ये भी दिखाने की कोशिश करा कि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस होंगे, सेटल वे लाइफ जी रहे होंगे, डाइवर्सिटी और सोफिस्टिकेशन उनका दिखा रहा है। और ये कहाँ पे मिला आपको? मस्की में। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी टू अनवील द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, और जिसका वर्थ कितना है आपको 2200 करोड़ है। कहाँ पे किया है इन्होंने? वाराणसी में करेंगे कब? 2 अगस्त को। तो आज 1 अगस्त है, कल इसको अनवील किया जाएगा। लेकिन इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को कवर करने की बात हो रही है, जिसमें आपको इनिशिएटिव जो स्पैन अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, टूरिज्म को, कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और रूरल वेलफेयर को भी इसमें। तो कहीं ना कहीं होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें सब कुछ का कवरेज मिल रहा है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेसिडेंट्स। अब कुछ इसमें नाम है, जैसे कि आप देखोगे कुछ मंदिर को, या फिर आप देख रहे हो कुछ जो जगह है, प्लेसेस है, उसको वापस से रिवाइव करवाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि भदोही रोड है, ठीक है, चित्तौनी स्कूल है, तनकेश्वर रोड है, ये सब रोड जो है रेलवे ओवर ब्रिज है, ठीक है, इन सबको रिवाइव करने की बात की जा रही है। और कुछ यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि रिस्टोरेशन किया जाएगा इन टेम्पल्स को। कर्दमेश्वर महादेव टेम्पल, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कितने करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, ऐसे नहीं हो सकता। आपको पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पल है या फिर आकर कोई प्लेसेस है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट को ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन से स्टेट में ये। तो जैसे कि दुर्गा कुंड है, तो दुर्गा कुंड कहाँ पे है? आपको यूपी में है, ठीक है। कालिका धाम है, ये भी आपका यूपी में है। मुंशी प्रेमचंद का जो उनका उनका जो मूल गढ़ है, जो कि कहाँ है? लमाही में, ठीक है, ये भी यूपी में है। इसको भी रिस्टोरेशन की बात की जा रही है। उसके अलावा ये जो कर्नियन जो है आपको जगह है, कहाँ पे? ये जो कि बर्थ प्लेसेस है बहुत सारे, बहुत जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इन सारी जगहों को रिस्टोर करने की बात की जा रही है, जिसमें सारनाथ को भी कवरेज मिलेगा। और इसमें एक और टेक्नोलॉजी की बात की गई है, ये ऑलरेडी आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, मियावाकी जो होता है वो क्या होता है? तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री टेक्निक होता है, जिसमें आप लोग, जिसमें जो कि अर्बन सेंटर है, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे कि दिल्ली ओवर क्राउडेड हो चुका है, चेन्नई ओवर क्राउडेड है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवरेज घटते जा रहा है। तो इस टेक्निक को डेवलप किसने किया था? जापान के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। अब इंडिया में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है? फॉरेस्ट को बढ़ाया जा रहा है। इंडिया में अगर आप दिल्ली में देखोगे तो पार्लियामेंट वाला जो एरिया है आसपास में, ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहा है। तो इसी को बाकी स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा जो है आपको ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा शहीद उद्यान को। उसके बाद 21 एडिशनल पार्क बनाने की बात हो रही है। वाटर प्यूरिफिकेशन की बात की जा रही है। उसके अलावा जो है आपको डिफरेंट कुंड्स जो है, ठीक है, जो कि इसमें से राम कुंड है और मंदाकिनी कुंड है। तो ये दोनों कुंड भी याद रखना कि आपको पूछा जा सकता है कौन से स्टेट से। उसके अलावा जो है आपको जल जीवन मिशन है, जिसका ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को बताया था कि ये 2028 तक एक्सटेंड हो गया है। तो इसको भी एक्सटेंशन मिल रहा है, कवरेज मिलेगा। और 53 स्कूल्स बनाने की बात की जा रही है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जैसे कि पहले मैंने बताया, हेल्थ केयर को, स्कूल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात की जा रही है। तो ये सब आपको जब 2 अगस्त को आएगा तो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको मैं कवर करवाऊंगी। अब कल से ही 2 दिन से आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि ट्रम्प जो उन्होंने क्या किया, आपको 25% टैरिफ लगाने की बात की है। कहाँ पे? इंडिया में। बट ये ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री पे लगा चुके हैं, मैक्सिको में लगा चुके हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन पे भी टैरिफ लगाने की बात करें, बट ये सब जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है, ये जज क्वेश्चन वेदर द टैरिफ ट्रम्प टैरिफ्स आर ऑथराइज बाय द इमरजेंसी पावर और नॉट। तो ये तो कोर्ट में गया, देखते हैं वहाँ का कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है, उसके बाद ही इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अब इंडिया और मोरक्को ने क्या किया? साइन किया एग्रीमेंट टू बूस्ट अ जुडिशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जुडिशियल कॉर्पोरेशन को बूस्ट अप करने के लिए मोरक्को और इंडिया का क्या हुआ? आपको एग्रीमेंट साइन हुआ है। बट हम थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं, मोरक्को के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री है। इसका कैपिटल क्या? आपको रवाता कैपिटल है। इसके अलावा जो ये बहुत किस चीज़ के लिए फेमस है? आपको यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है, लेदर्स गुड के लिए फेमस है। और ये जो मोरक्को है वो बहुत पुराना आपको सिविलाइजेशन यहाँ पे उमैयद जो है, तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओटोमन जो है उसका भी एक्सपेंशन यहाँ पे रहा। तो यहाँ पे बहुत पुराना आपको ये सिविलाइजेशन को इसने विटनेस किया कर रखा है। बट इसको इंडिपेंडेंस कब मिला था? आपको 1956 में इसको आज़ादी मिला हुआ था। जो साइन हुआ है आपको
अब ये पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, तो ये किसकी, कौन सी कंट्री के साथ, तो क्वेश्चन होगा आपको कि विच कंट्री हैड साइन द MLAT, ठीक है। MLAT तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसलिए याद रखना आप लोग, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो है इंडिया ने किसके साथ साइन किया, तो मोरक्को के साथ किया है। अब इससे क्या होगा, आपको किस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, जुडिशियल कॉपरेशन को, लीगल स्फेयर को, एंड द एग्रीमेंट एम्स टू रीएनफोर्स द इंस्टीट्यूशनल लिंकेज, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन होगा लीगल सिस्टम का। तो दोनों कंट्री में जो आपको इसमें बायलेटरल जो आपको रिलेशन है वो भी इससे इंप्रूव होगा। बस MLT आप लोग याद रखना कि MLT कौन से कंट्री के साथ साइन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आपको कैबिनेट क्लियर किया 6,520 करोड़ रुपीस किस चीज़ के लिए, PM किसान संपदा योजना के लिए। और जो PM किसान संपदा योजना है उसका एक्सटेंशन कब तक हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक किया गया है। अब इस योजना में क्या क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। अब ये तो इतना अमाउंट किया गया, तो हो सकता है अमाउंट भी पूछ दिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आप देखोगे अमाउंट एज इट इज़ डेटा उठा के पूछ लेते हैं। और ये PIB से है, तो PIB से आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं। तो ऑनगोइंग स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो कौन ये ही पूछा जाता है कि सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो सेंट्रल सेक्टर है, इसका मतलब 100% जो फंडिंग है वो कहाँ से होगा, आपको सेंटर की तरफ से होगा। स्टेट इसमें कोई फंडिंग नहीं करेगा, सेंटर करेगा। उसके अलावा इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये 15 का जो फाइनेंस कमीशन है साइकिल इसका बताया हुआ था, कब से 2021 से 22 के बीच में पहला साइकिल था, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सटेंशन आपको कहाँ हो गया 2025 से 26 के बीच में। और ये कुछ जो है टाइम टू टाइम इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट जो आपको अप्रूव किए जा रहे हैं, एलोकेट किए जा रहे हैं, जिसमें 1920 करोड़ सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था, जो आपको नए नए इसमें स्कीम इसके साथ इसके अंदर में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको सेटअप और 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिकेशन यूनिट बनाया जाएगा। इसके अलावा जो आपको कोल्ड चेन बनाने की बात हो रही है, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आता है, जैसे कि कोल्ड चेन है आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मल्टी प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग जो इरेडिकेशन यूनिट है वो बनाने की बात हो रही है। अब इसमें जो कैपेसिटी है उससे क्या होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी इंप्रूव होगा, और कितना इंप्रूव हो सकता है, 20 से लेकर 30 लाख के मेट्रिक टन्स के आसपास होगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो फूड स्टोरेज की वजह से जो हर साल इंडिया में फूड क्या होता है, आपका जो फूड ग्रेन जो होता है वो डिस्ट्रॉय मतलब खराब होता है। तो इसमें कवरेज बस यहीं तक नहीं, इवन जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होता है उसको भी कवर करने की बात की जा रही है। फूड टेस्टिंग लैब बनाने की बात हो रही है, जिसमें प्रपोज किया गया 100 फूड टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का जो है वो उसका भी इन्वॉल्वमेंट कराने की बात की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो इसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेंस होगी उससे, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री जो उन्होंने बोला है कि और क्या स्ट्रेंथन करेंगे वो लोग, क्वालिटी और फूड प्रोडक्ट्स। अब जो ये प्रधानमंत्री संपदा योजना है, आपका लॉन्च कब हुआ था, 2017 में हुआ था। किस चीज़ के लिए, तो क्रिएट अ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन्स फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका डीप सी क्लीनिंग को लेकर। तो बस ये टर्म याद रखना कि किस चीज़ से एसोसिएटेड, डीप सी क्लीनिंग कौन करवा रहा है, किसके इनिशिएटिव से हो रहा है। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो प्रपोज किया गया था कि लीगली बाइंडिंग होना चाहिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे, कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्या करना है, हमें उसको कंट्रोल करना है, रिसाइकल करना है। तो जिसके तहत जो इसको किस तरह से डिस्पोज किया जाए, तो इस ट्रीटी के अंदर ये भी बात किया गया था कि इसको नेगोशिएशन जो है वो कौन करेगा, तो इंटर नेगोशिएटिंग कमेटी है, ठीक है, INC है जो इसको नेगोशिएट करेगा। और कौन सा जो आपको अम्ब्रेला, जो अगर देखा जाए अम्ब्रेला आपको ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है इसके अंदर, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP है, ठीक है। अब एंड प्लास्टिक करके एक टारगेट चल रहा है, वो टारगेट कब तक का है, आपको 2040 तक का है। तो 2040 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, जो है प्लास्टिक को पूरा खत्म तो नहीं किया जाएगा, बट उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। और किसके तहत होगा, आपको सर्कुलर इकोनॉमी की तरह तहत होगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें पे एम्फेसिस किया गया आपको, प्रोडक्शन पे, जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। इम्प्रूव करना है किस चीज़ को, रिसाइकल को, और प्रिवेंट करना है कि प्लास्टिक का जितना से जितना हो सके वो कम यूज़ किया जाए, ताकि इकोसिस्टम में उसका कम इंटरफेरेंस हो। यहाँ पे जो इस चीज़ को पूरा प्रमोट कर रहा है, कौन से मिनिस्ट्री के तहत ये चीज़ हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और ये आपका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन, ठीक है, NIOT। कहाँ पे आपका ये, चेन्नई में। दोनों ने साथ मिलकर लॉन्च किया। इसके अलावा एक और जो आपका मिशन चल रहा है, जो कि समुद्रयान प्रोजेक्ट चल रहा है, वो आपको क्या करेगा, इसको डीप
ओशन मिशन जो है DOM, जो कि 2021 में आया था, इसको भी प्रमोट करेगा। तो डीप क्लीनिंग मिशन चल ही रहा है, इसका ही इंटीग्रेटेड पार्ट आपको DOM भी है। अब इसके कुछ 6 वर्टिकल्स है वो देख लेते हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जिसमें आपको डीप सी माइनिंग की बात की जा रही है, अंडर वाटर व्हीकल बनाने की बात हो रही है, अंडर व्हीकल रोबोट्स बनाने की बात की जा रही है, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात हो रही है, कंजर्वेशन की बात की जा रही है डीप सी में, बायोडाइवर्सिटी आपको ओशन में बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी प्रिजर्व करने की बात हो रही है, एक्सप्लोर किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा सिप वगैरह का, क्योंकि अगर आपने देखा तो सॉइल ऑयल स्पिल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ को जो है खतरा होता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सर्वे किया जाएगा। एनर्जी और फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन, तो एनर्जी का पावर हाउस है ओशियन, तो एनर्जी भी एफिशिएंट वे में या फिर आपको इको फ्रेंडली वे में इसको कंजम्पशन करना है, और फ्रेश वाटर भी मेंटेन करके रखना है। एडवांस मेरीन स्टेशन फॉर ओशियन बायोलॉजी, ये भी बनाने की बात हो रही है। तो 6 वर्टिकल है इसके अंदर, डीप क्लीनिंग मिशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका टिल 30 जून तक 2025 अप्रोक्स कितना वुमेन बेनिफिशियरी किस चीज़ के अंदर बने, न्याय बंधु। तो न्याय बंधु ऐप याद रखना किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, वुमेन को हेल्प प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे दिशा लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिशा आपको पूछा जा सकता है किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो डिजाइनिंग अ इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू द जस्टिस। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा आपको, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखना किस चीज़ से दिशा जो वो एसोसिएटेड है, और ये किस चीज कौन से लॉ के अंदर ये इस चीज़ को किया गया, तो ये आपको सेक्शन 12 है किस चीज़ का, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडिजीनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एट कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट पे आपको क्या हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की कमीशन करने की बात की जा रही है। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हमारे स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है, जो कांडला पोर्ट है वो आपका कहाँ पे है, गुजरात में। सबसे पहले तो यही याद रखना कि गुजरात में है ये। दूसरा ये क्या याद रखना है आपको, इसका नाम चेंज हो चुका है, कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे आपको वेस्टर्न कोस्ट पे है, इस साइड वाले एरिया में जो है वेस्टर्न कोस्ट पे आपको क्या दीनदयाल पोर्ट है। इसके अलावा जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है इंडिया का। अगर पूछा जाए कि कौन सा पोर्ट जहाँ पे फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना हुआ था, तो कांडला पोर्ट पे ही बना हुआ था, ठीक है, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोला जा रहा है। इसके अलावा ये कौन से एरिया में आता है, गल्फ ऑफ कच्छ में आता है, गुजरात के आसपास जो है। और ये जो कांडला पोर्ट है वो क्रूड ऑयल के लिए बहुत फेमस है, और इसको गेटवे ऑफ कहाँ बोला जाता है आपको, जो आपको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से हमें क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको, अब देखो ये कांडला पोर्ट वाला जो न्यूज़ आपका है, तो ऐसे पूछा जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कौन से पोर्ट पे ये किया गया, तो 13 मेजर पोर्ट के अंदर आपको ये आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको स्टारलिंक को लेके, स्टारलिंक रिसीव अ लाइसेंस टू लॉन्च अ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। तो इंडिया में इंटरनेट सर्विस को, क्योंकि स्टारलिंक का काम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये आपको क्या करेगा, लॉन्च कर लिया अपना सैटेलाइट और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा इंडिया में। बट हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टार लिंक जो है वो इसका ओनर कौन है, तो ये स्पेस एक्स के अंदर आता है, ठीक है, स्पेस एक्स का ही सब्सिडरी है स्टार लिंक, और इसके ओनर कौन है आपको एलन मस्क है। अब ये देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है कौन से, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य आदित्य, ठीक है, सिंधिया, जिन्होंने क्या बात किया कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। अब इससे क्या होगा, इंडिया में इंटरनेट सर्विस जो आपको और ज़्यादा इंप्रूव होगा, स्पेक्ट्रम इनको एलोकेशन किया जाएगा, और स्मूथ जो रोल आउट है, क्योंकि रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने की बात की जा रही है। यहाँ पे थर्ड सीप ऑफ नीलगिरी, तो नीलगिरी ये माउंटेन आपको पता होगा, बट इसके याद रखना कि थर्ड सीप जो है नीलगिरी, जिसको किसने डिलीवर किया, किसको क्या दिया गया है, इंडियन नेवी को दिया गया है, और ये कोलकाता से बनाया गया, ठीक है, बहुत सारे शिप यार्ड है आपको, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, तो ये पूछा जाता है कि कौन से शिप यार्ड ने बनाया है इसको, तो कोलकाता ने बनाया। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको, जो नीलगिरी है या उदयगिरी, मैंने पहले भी आप लोग को कवर करवा रखा है, तो उदयगिरी था, नीलगिरी था, तो ये सब बन किसके तहत रहा है आपको, एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट 17 है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 17A जो है, 17A जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपको, तो ये आपका किससे रिलेटेड है,
नीलगिरी प्रोजेक्ट से, ठीक है। और इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर जो कि इंजीनियर से कहाँ पे है आपका कोलकाता में, इसके द्वारा ये बनाया गया, जिसको शॉर्ट में GRAC भी बोला जाता है। इवन हिमगिरी जो है, इसे उसको भी क्या किया गया था, इसने क्या किया था, बनाया था, ठीक है। लेकिन जो हिमगिरी है उसको क्या कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। कब कर दिया गया था उसको, 6 मई 2025 को क्या कर दिया गया था। और इसने जो हिमगिरी जो है उसने आपको कितने साल सर्विस प्रोवाइड किया था, 30 साल। तो हिमगिरी डीकमीशन हो चुका है, बट अभी जो नीलगिरी है वो उसको कमीशन किया गया, अभी बनाया गया। और ये सब किसके तहत बन रहा है आपको, प्रोजेक्ट 17A, आत्मनिर्भर भारत। और जो आपका क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी लगाए हैं, कौन सा 25% जो टैरिफ लगाया गया है, वो चीज़ें अभी पास नहीं हुआ है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ आपका कहाँ पे गया, फेडरल कोर्ट में गया USA में। तो वहाँ से जो जो डिसीजन आता है उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री पे वो क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये सब आपका आज का न्यूज़ था। थैंक यू सो मच।